नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक एसएसटी में कुछ भी नहीं आता है तो जो भी मैं सीरीज ले रहा हूँ उसको देख लीजिए, आपको एग्जाम के लिए इनफ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है। देखिए, सब्जेक्टिव देखने का फ़ायदा ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो चौरी चौरा की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो चौरी चौरा की घटना आपको पता होना चाहिए। ये घटना असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में घटी थी। तो चलिए इसको हम बताते हैं। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आसान भाषा में है। मैं इसलिए टेक्स्ट को लिखा हूँ कि ताकि आप इसको क्या कर सके, एग्जाम में कैसे लिखना है ये समझ सके। मैं चाहता था इस सभी क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं सोचा हूँ कि आपको एग्जाम में भी लिखने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे समझ जाता है, एग्जाम में लिखने नहीं आता है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट लिख दिया हूँ और पीडीएफ में पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को पुलिस पर ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को जो आंदोलनकारी वाले व्यक्ति थे ना, उस पर क्या करे, गोलियां चलाई। कौन? पुलिस। सिंपल भाषा में समझ जाइए, जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उन लोगों पर पुलिस ने क्या चलाई? गोलियां चलाई। तो प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर हमला कर दिया। अब मान लीजिए, वो जब पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई और लाठी चलाई, तो जो आंदोलनकारियों थे यानी प्रदर्शनकारियों थे, उसने भी पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस ने भागकर थाना में शरण ली। और जब पुलिस पर हमला, क्योंकि पता है कि जब प्रदर्शनकारी होती बहुत बार संख्या में होती है, तो उसने जब हमला किया पुलिस पर, तो पुलिस भागकर थाना में शरण ले ली और प्रदर्शनकारियों ने थाना में आग लगा दी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया था। आपसे ये भी पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, तो यही घटना बताइएगा कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस स्थगित कर दिया। ठीक है ना? तो समझ गए कि चौरी चौरा हत्याकांड क्या था, घटना क्या था, समझ गए ना? कब कहाँ हुआ था? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस में को हमला किया और थाना में आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए सेकेंड सवाल को देखते हैं, ठीक है ना? और सेकेंड सवाल है, गांधी इरविन समझौता के विषय में आप क्या जानते हैं? गांधी इरविन समझौता, ठीक है? तो देखिए, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान इसी के समय हुआ था गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उससे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। सरकार के ने दमन चक्र बंद करना तथा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का आश्वासन दिया और संसार का जो सरकार का जो गलत नीति थी, जो यहाँ के लोगों पर शोषण करते थे, उसको खत्म कर और जो राजनीतिक बंदियों है, जो कैदी है, उसको छोड़ने का आश्वासन दिया कि मैं छोड़ दूंगा। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और या गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। और यही समझौता जो बहुत ही विवादपूर्ण रहा, जिससे भगत सिंह को फांसी दिया गया भारत में, ठीक है ना? क्योंकि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ इसका जो बात था, मुद्दा था, वो लॉर्ड इरविन मान लिए और उसके बाद गांधी जी चल गए लंदन। लंदन गए, उसके बाद यहाँ भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। यहाँ भी राजनीतियों कैदियों को छोड़ देने के बाद कहा गया था, लेकिन भगत सिंह पर जो बात था वो क्रिमिनल केस था, इसलिए उसको नहीं छोड़ा गया और उसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना? तो समझ गए गांधी इरविन समझौता क्या है? तो चलिए
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ षड्यंत्र से क्या समझते हैं? तो मेरठ षड्यंत्र, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया। सरकार मतलब अंग्रेजों ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया और उन पर मुकदमा चलाया और इन पर आरोप था कि यह सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने के कोशिश कर रहे हैं। आगे लिख लीजिएगा, वंचित करने के कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है, समझ जाइए मेरा षड्यंत्र क्या था। तो 1929 में अंग्रेजों ने 31 श्रमिक को बंदी बनाकर उस पर मुकदमा चलाया और इन पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत के प्रभुसत्ता से वंचित करने के लिए चाहता है, हटाना चाहता है। समझे? तो यही है। तो मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में हुआ था। प्रभु यानी अंग्रेजों को सत्ता हटाना, इसके लिए विरोध कर रहा है, वंचित करने के लिए जगह-जगह विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो यही सब था। तो मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है ना? जिसमें कितने श्रमिक नेता को बंदी बना लिया था? 31 को। याद रखिएगा, कितने को बंदी बना लिया था? 31 श्रमिक नेता को क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया था। और बंदी बनाकर उस पर मुकदमा चला दिया गया था। किस पर आरोप था? आरोप क्या था? ये भी जान गए। किस पर आरोप था कि यह क्या करता है? यह भारत के जो सम्राट है उसको सत्ता से वंचित करना चाहता है। ठीक है ना? तो यही था। समझ गए? समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट है प्लीज़, अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट पे ध्यान अभी नहीं दीजिए, लास्ट में कीजिएगा। अभी सिर्फ समझिए और ऐसा समझिए कि आपको कभी दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है? चौथा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण से, और हाँ, इसका एक पार्ट और अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से उम्मीद है कि उसको भी आप देखिएगा। और जो भी मैं क्लास लेता हूँ उसको आप अटेंड कीजिए। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण क्लास होती है। ठीक है? तो चलिए, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व में सभी राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को जोड़ना। यानी भूमंडलीकरण का अर्थ हुआ मतलब विश्व के सभी देश को एक करना, जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक के मामले में हो या आर्थिक मामले में हो या सामाजिक मामले में हो या वैज्ञानिक मामले में हो या सांस्कृतिक मामले में, सबको क्या करना? एक करना। और इस प्रक्रिया द्वारा विश्व में एकता लाने के प्रयास किया गया। और इसके तहत अगर मान लीजिए सबका कल्चर एक हो जाएगा, सबका आर्थिक स्थिति और राजनीतिक सब जगह एक हो जाएगा, एक देश दूसरे देश को सपोर्ट करेगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? विश्व में एकता हो जाएगा ना। तो यही था कि भौंडलीकरण का उद्देश्य था विश्व में एकता का प्रयास करना। ठीक है ना? एकता का क्या करना? प्रयास करना। समझ गए ना? भूमंडलीकरण के क्या उद्देश्य था कि विश्व में एकता करना। तो समझ गए ना? भूमंडलीकरण से क्या है? तो भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व में सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को क्या करना? जोड़ना। सभी लोग के एक दूसरे को जोड़ना और इस प्रक्रिया द्वारा विश्व में एकता लाने का प्रयास किया गया। इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ये तो समझ गए होंगे भूमंडलीकरण मेरठ वाला, ये ना कि आगे क्या लिखेंगे। अगर यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन इसका आगे आप लिख सकते हैं कि प्रभु सत्ता से वंचित करने के कोशिश किया गया या प्रयास कर रहे थे। कौन? ये 31 श्रमिक। और इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आपको आएगा, तो याद रखिएगा इसमें आपको लिख दीजिएगा प्रभु सत्ता से वंचित करने के प्रयास कर रहे थे। ठीक है ना? प्रयास प्रयास कर रहे थे, लिख लीजिएगा। और साथ में ये भी लिखिएगा इन नेताओं में बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे अहमद शौकत उस्मानी थे, फिल्म सम्राट थे, ब्रेन बेडली थे, ये सब व्यक्ति थे, श्रमिक थे। समझे ना?
तो याद आपसे पूछ देगा कि मेरठ षड्यंत्र के 4 व्यक्ति या 3 व्यक्ति का नाम लिखिए, तो लिख देगा मुजफ्फर अहमद थे, एसडी डंगे थे, शौकत उस्मानी थे, फिलिम फिलिप सम्राट थे, बेन ब्रेडली थे, ये सब थे। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन भूमंडलीकरण तो समझ गए। अगला है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं समाजवादी व्यवस्था था कैसे? साम्यवाद ये नहीं है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था था कैसे? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था था कैसे? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था था। यानी साम्यवाद एक सामाजिक व्यवस्था था, ठीक है ना? यानी समाज के वर्ग को लिए, सभी समाज के वर्ग के लिए सोचा जाता था, ठीक है ना? किसी एक के लिए नहीं सोचा था, जैसे पूंजीवाद है, वहाँ वो समाजवादी व्यवस्था नहीं था, वो समाज के लिए हित में नहीं था। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पूंजीपतियों एवं कुलीन वर्ग को प्रभाव समाप्त कर दिया। आपको पता होना चाहिए साम्यवादी व्यवस्था से पहले रूस में जो समाज थे ना, उस पर कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग का प्रभाव था। यानी यही दोनों उस पर अधिकार करता है। ये जैसे सरकार भी जो कानून बनाते थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, वो इसी दोनों वर्ग कुलीन और पूंजीपति वर्ग को ध्यान ज़्यादा दिया जाता था, ठीक है ना? बाकी सबसे अधिक टैक्स, बहुत सारे टैक्स इसे छोड़ भी दिया जाता था, कुलीन और पूंजीपति वर्ग से, ठीक है ना? लेकिन उससे जो मजदूर वर्ग सब थे, इससे लिया जाता था। तो वही पूंजीपति एवं कुलीन वर्ग को प्रभाव समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना? तो यही आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पूंजीपति एवं कुलीन वर्ग को प्रभाव समाप्त कर दिया। पहले बड़े भूमिपतियों, जमींदारों को निजी संपत्ति हुआ करती थी। यानी पहले जो भूमि हुआ करते थे ना, वो भूमिपतियों और जमींदारों को निजी संपत्ति हुआ करते थे। और यह प्राय विशेषकर विशेष विशेष अधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग होते थे। और जो विशेष वर्ग थे, वो कुलीन वर्ग थे। उसके अधीन ये जमीन होते थे। नई व्यवस्था में कृषि भूमि के राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए। और जब नई साम्यवादी व्यवस्था आया, उसमें कहा गया कि जो भूमि है, वो राज्य की संपत्ति है और वो किसान को दे दिया गया। और किसान को अतिरिक्त उत्पादन नियत दर पर राज्यों को सपना होता था सपना होता था। अब क्या करते देखिए, सरकार ने क्या किया, जो भूमि होता होता था, वो किसान को दे देता था। किसको दे दिया? किसान को। और किसान को एक अतिरिक्त दर देना पड़ता था। किसको? सरकार को, ठीक है ना? सौंपना पड़ता था, देना पड़ता था। यही है, समझ गए ना? और उद्योग धंधे को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य वर्गहीन समाज को स्थापना करना था। और इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य वर्गहीन समाज को क्या करना था? स्थापना करना था। एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है ना? देखिए, साम्यवादी एक नई आर्थिक व्यवस्था था, जिसका उद्देश्य था विश्व में सामाजिक व्यवस्था और नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना था, ठीक है ना? और इससे पहले सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर और सामाजिक क्षेत्र पर पूंजीपति और कुलीन वर्ग का अधिकार था। लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था आया तो कुलीन वर्ग का अधिकार, यानी जो प्रभाव था, वो समाप्त हो गया आर्थिक और सामाजिक पद। अब जो जमीन होते थे और जो संपत्ति होते थे, पहले क्या होता था? कुलीन वर्ग के अधिकार आता था, कुलीन वर्ग के अधीन होता है। लेकिन अब वो हटाकर सरकार के अधीन हो गया। और सरकार ने क्या दे दिया? किसान को दे दिया था। और किसान को क्या करना पड़ता था? एक नियत दर, उसको एक टैक्स कर देना पड़ता था। किसको? सरकार को, ठीक है? और इसमें किसानों को अतिरिक्त उत्पादन पर भी, मतलब किसान के अतिरिक्त उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता था। और उसके बाद उद्योग धंधा को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये ना कि किसी एक व्यक्ति के अंदर है, ये अब राष्ट्रीयकरण है। इस व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य वर्गहीन समाज को स्थापना करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था? 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति था, उसका कारण क्या था? तो देखिए 1830 के क्रांति का निम्नलिखित कारण था, याद रखिएगा। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। समझिए, 1848 30 की जब क्रांति हुई थी, तो उस समय फ्रांस के राजा कौन बना था? लुई फिलिप बना था। और 1840 में उसने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बना दिया? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो
प्रतिक्रियावादी था और उसी किसी प्रकार के सुधारात्मक कार्य का विरोध करता था। वो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी कोई सही काम होने अच्छे बात को विरोध करता था और किसी भी सही काम को या सुधारात्मक कार्य को करने के लिए होता था उस देश में, फ्रांस में, तो ये विरोध करने लगता था। इसके शासनकाल में कोई सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ। याद रखिएगा, इसके शासनकाल में कोई सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ और जिससे देश में बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गया और सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन और जुलूस निकालने लगे। इसी पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए और जिसके कारण जनता क्रोध हो गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। वही लुई फिलिप जो वहाँ के राजा थे, 1830 में बने थे, उसको गद्दी छोड़कर क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। असल में समझिए क्या है, एक बार और मैं बता देता हूँ, अपनी भाषा में याद रखिएगा। ये तो टेक्स्ट है ताकि आप एग्जाम में लिख सके। तो देखिए, 1848 की क्रांति था। 1830 में जब फ्रांस के राजा लुई फिलिप बना और तो उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया और गीजो थे ना, प्रतिक्रियावादी शासक थे। कैसा थे? प्रतिक्रियावादी थे और वो किसी तरह के फ्रांस में सुधारात्मक कार्य को विरोध करता था और इसके शासनकाल में कोई सुधार नहीं हुआ और जिससे फ्रांस में बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ गया और सरकार के इसी नीतियाँ के खिलाफ लोगों ने क्या करने लगा? विरोध करने लगा और इस विरोध को रोकने के लिए सरकार ने, पुलिस ने क्या चलाई? गोलियाँ चलाई, जिसमें अनेक लोग मारा गया, जिसके कारण जनता गुस्सा हो गया और आंदोलन कर दिया और लुई फिलिप को इसके कारण गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है ना? तो यही था 1848 की क्रांति। ठीक है? अगला है 20 बाजार से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और 20 बाजार से आप क्या समझते हैं? ऐसा बाजार जहां विश्व के सभी देश की वस्तुओं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे 20 बाजार कहते हैं। लड्डू क्वेश्चन है। ऐसे बाजार जहां विश्व के सभी वस्तु आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे मुंबई में भी है, समझे? जहाँ विश्व के सभी वस्तु मिलते हैं आम लोगों के लिए, उसे विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन था। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? सिंपल है। औद्योगिकरण का अर्थ था, यानी मशीन, हाथ के जगह मशीन से जब वस्तु का उत्पादन होने लगा तो उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। कहता है जब वस्तु का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीन के द्वारा होता है तो उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अभी समझिए कि जब वस्तु का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है तो उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं और इसमें उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अब कोई चीज हाथ से बनाता था तो एक दिन में 500 प्रोडक्ट के उत्पादन करता था, लेकिन मान लीजिए 500 वस्तु बनाता था। कपड़े है तो कपड़े हाथ से बनाने में एक दिन में 100, वही मशीन एक दिन में 1000 बना देता था। तो काफी मात्रा में उत्पादन होने लगा। उत्पादन की खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। उत्पादन के खपत के लिए क्या की आवश्यकता थी? बाजार की। अब सामान बनाइएगा तो उसको बेचना पड़ेगा ना, तो इसके लिए बाजार की आवश्यकता होती थी और औद्योगिकरण ने नए-नए मशीन का आविष्कार एवं तकनीक का विकास पर निर्भर करता है। और ये औद्योगिकरण क्या करते हैं? नए-नए मशीन का आविष्कार एवं तकनीक विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिकरण क्या है, समझ गए ना? कि जब वस्तु का उत्पादन मशीनों द्वारा होने लगा तो इस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है ना? इसके उद्देश्य से जगह-जगह पर के नए-नए क्या उत्पादन स्थापित होने लगा? मशीन। ठीक है ना? औद्योगिक क्रांति समझ गए? औद्योगिक क्रांति तो वो था कि जब वस्तु का उत्पादन मशीन द्वारा होने लगा, उसे औद्योगिक क्रांति के लिए। लेकिन जब मशीन द्वारा होने लगा, इसके लिए अब जगह-जगह पर नए-नए मशीन, नए-नए तकनीक का आविष्कार होने लगा, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है? तो समझ गए होंगे। 9 क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? वही असहयोग आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन होता है। असहयोग आंदोलन क्यों घटित हुआ? चौरी-चौरी हत्याकांड क्या है? ये सब। तो देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। जन यानी जनता। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग लोग समर्थन को मिला था। इस आंदोलन में समाज के सभी लोगों को क्या मिला था? समर्थन मिला था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग क्या हुए थे? शामिल हुए थे, क्योंकि जनता भी भाग लिया था, आम जनता भी। इससे पहले इतना संख्या में किसी आंदोलन में लोग शामिल नहीं हुए। इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन और बहिष्कार की नीति अपनाई गई। इस आंदोलन में असहयोग, अब सहयोग नहीं करो अंग्रेज को, उसको कपड़ा खत यूज करना बंद करो, उसको सामान, उसको नौकरी नहीं करो, उसके साथ जो काम करा वो छोड़ दो,
त्याग पत्र दे दो, साथ में उसका कपड़ा के बहिष्कार करो, विदेशी बस हर चीज़ के विदेशी कॉलेज, स्कूल सबको पढ़ाई को भी बहिष्कार करो। अपना स्कूल का स्थापित होने लगा और लोग सब पढ़ने लगा, ठीक है ना? उसका बहिष्कार किया गया। इसलिए असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा गया है। समझ गए ना? असहयोग आंदोलन जन आंदोलन क्यों था? क्योंकि इसमें प्रथम जन आंदोलन था, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसमें समाज के सभी वर्ग लोग शामिल हुए, गरीब अमीर सब शामिल थे। इस आंदोलन में असहयोग की नीति अपनाया गया कि उसको सहयोग ना करो और उसका बहिष्कार किया गया। ठीक है? तो यही है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार के किसानी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। बिहार के किसानों आंदोलन पर टिप्पणी लिखे तो 1920 के दशक में किसानों ने अपने को यानी जो किसान थे वो संगठित करना शुरू किया, यानी सब किसान एक होना शुरू कर दिया। और बिहार में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबेर ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। 1922-23 में मोहम्मद जुबेर ने मुंगेर में, कहा? मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। अब मोहम्मद जुबेर द्वारा आरंभ किए गए कार्य को स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद जुबेर द्वारा आरंभ किए गए कार्य को कौन आगे बढ़ाएगा? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया। वेट किसान आंदोलन को प्रेरणा बन गया। वे, यहाँ वे होना चाहिए, वे यानी शाहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को क्या बन गया? प्रेरणा बन गया। लोग इससे प्रेरित होते थे, लोग इससे सीखकर वो भी लोग आंदोलन में भाग लेते थे। 1928 में उन्होंने बिहटा तथा 1929 में सोनपुर में किसान सभा की स्थापना किया। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1928 में कहा बिहटा में, 1929 में कहा सोनपुर में, किसका स्थापना किया? किसान सभा के स्थापना किया। फिर 1 सितंबर 1936 को बिहार सहित पूरे देश में किसान दिवस मनाया गया। 1 सितंबर 1936 को बिहार सहित पूरे देश में क्या मनाया गया? किसान दिवस के रूप में मनाया गया। किसान जमींदार शोषण, बेगारी के समाप्ति एवं लगान में कमी कर रहे थे। किसान जमींदार शोषण, बेगारी की समाप्ति एवं लगान में कमी की मांग कर रहे थे। इसमें कमी किया जाए, लगान में कम किया जाए, बेगारी में कमी किया जाए, शोषण में कमी किया जाए, ठीक है ना? और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। फिर इस सब का उद्देश्य को देखते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ? गठन। कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। तो यही था किसान आंदोलन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है, लेकिन एक बार इसको सही से पढ़ लीजिए शांत मन से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? 1920 में किसान आंदोलन को संगठित करने के शुरू हुआ। 1922-23 में शाह होगा, शाह मोहम्मद जुबेर ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। फिर इसके द्वारा आरंभ कार्य के कौन बढ़ाया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बढ़ाया और वे किसानों को प्रेरणा बन गए। फिर 1908 में बिहटा में, 1929 में सोनपुर में किसान सभा की स्थापना हुआ। फिर 1 सितंबर 1936 को बिहार सहित पूरे देश में किसान दिवस मनाया गया। किसान चाहते थे कि उसको शोषण, बेगारी एवं समाप्ति एवं लगान में कमी की मांग किया गया और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो यही क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और हाँ, इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आएगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि इस आपको वो भी वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर देख लेते हैं तो दोबारा कोई चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।